बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बोस्निया से इटली तक का जो सफ़र है वो तकरीबन आप लोगों को सब सुना दिया है, और उसमें कौन सी मुश्किलात थी और क्या क्या हमारे साथ पेश आया हम दोस्तों के साथ, और किस तरह फिर बाकी सब डिपोर्ट हुए। ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि भाई पाकिस्तान में बैठ के हसीन ख्वाब यूरोप के बारे में बुनना बंद करें। और जो लोग आप लोगों को ये रास्ता दिखाते हैं कि यूरोप में जाके आप ये कमा लेंगे, आप वो कमा लेंगे, तो वो सब झूठ बोलते हैं। बराए मेहरबानी, इस रास्ते में मौत है। और ये सब चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और अगर किसी को इसमें कोई बुरी बात लगी हो तो उसके लिए माजरत। अभी मैंने एक सिलसिला पहले शुरू कर दिया जिसकी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पाकिस्तान से लेके अपने यूनान तक के सफ़र के बारे में आप लोगों को बताना था। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह मेरे कज़न ने मुझे मजबूर किया डंकी के ऊपर। और पहले तो उसने झांसा दिया था वीज़े का, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते कराते डंकी पे काम ख़त्म हो गया। और ये कहानी जो है वो तकरीबन हर बंदे की होती है कि सबसे पहले तो वीज़ा, हर बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन आखिरकार जब मजबूर हो जाता है तो फिर वो डंकी पे आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे साथ भी हुआ। और साथ में आपको ये बता दूं कि भाई जब डंकी लगाने जा रहा था, मैं आ रहा था यहाँ पे, तो वालदा को मैंने उम्रे पे भेज दिया ताकि उनको पता न चले, और मैं पीछे जो है वो डंकी पे आ गया था। तो मेरे जहन में एक बात ये थी कि भाई जब तक वालदा वापस आएंगी पाकिस्तान, तब तक मैं तुर्की में आ चुका हूँ या फिर ईरान में, अपना यूनान में जा चुका हूँ। कज़न ने मेरे साथ ये वादा किया था कि भाई हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर जर्मनी पहुंच जाएंगे, जो कि सरासर एक फ्रॉड था। आप लोगों को, सब लोगों को पता चल चुका है कि कम से कम 2 साल का सफ़र मैंने किया है। अगर मैं इतनी मेहनत मैं पाकिस्तान में करता तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी इससे बेहतर ज़िंदगी बना सकता था पाकिस्तान में, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। बाहर सूरत हमारे साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे कोई और दोस्त जब देखने वाले जो हैं वो इस रास्ते पे ना आए, गैर कानूनी तरीके से मत आए, गैर कानूनी रास्ता मत अख्तियार करें। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कैसे हमारा सफ़र शुरू हुआ। 4 हम लोग थे। सबसे पहले गांव के ही थे, एक मतलब 1-2 गांव छोड़ के हरीपुर के ही थे। और इनमें से एक शायद था, एक मैं था। ये शायद एक अलग लड़का है, ये हमारे गांव से दूसरे गांव का लड़का था। और 2 लड़के और थे, वो तो दोनों कज़न थे, लेकिन उनमें से एक का जो है वो वीज़ा लगा हुआ था ईरान का, और दूसरे का वीज़ा नहीं था। इसलिए जिसका वीज़ा नहीं था उसकी वजह से जिसने वीज़ा लगवाया था उसने कहा अभी मैं भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कज़न के साथ जाना चाहता था। तो हम लोग रह गए 2। अब मरते क्या ना करते, मजबूरी थी, इसलिए हम लोगों ने जोश में आके होश खो बैठे और कहा ठीक है जी, डंकी पे जाना है। अब हमें जल्दी थी क्योंकि सितंबर का महीने चल रहा था। अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर का महीने चल रहा था। और हम लोग ने सोचा कि 13 अक्टूबर थी। और हम लोगों ने कहा भाई अब नवंबर सर पे है, अगर हम लोग फंस के कहीं सर्दी में तो ख़त्म हमारा काम। रास्ते में सर्दी है तो फिर मसला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और हमें इतना नहीं पता था कि भाई इतने रास्ते में जो है वो मुश्किलात होती हैं, ऐसी ऐसी ज़िंदगी जो है वो देखनी पड़ती है। बाहर सूरत मैंने टिकट करवाया बाय एयर। हम लोगों ने रावलपिंडी से जाना था, इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट से जाना था कोयटे तक। और 13,000 का टिकट हुआ हमारा, वो 13,000 के दोनों के। तो मैं निकला सुबह सुबह जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी। हमारे कज़न साहब उस वक्त तक हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे कि यार क्यों लेट हो रहे हो, जल्दी निकलो और पहुंचो एयरपोर्ट पे, और बस तुम लोग क्यों फ़्लाइट मिस कर रहे हो। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं कि 1 लाख रुपए उसने, कज़न ने मेरे से ले लिया था एज एन एडवांस, जब उसने कहा था कि भाई मैं पोलैंड का वीज़ा लगवाता हूँ। फिर पोलैंड के बाद सर्बिया के ऊपर आया, सर्बिया के बाद जो है वो ईरान पे आया। तो वो 1 लाख जो है वो ऑलरेडी मेरा उसके पास पहुंच चुका था। तो बात हुई थी कि भाई 1.5 लाख में ईरान से तुर्की तक की डंकी लगवाऊंगा, मैं पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक की डंकी लगवाऊंगा। और साथ में उसने किसी पठान के साथ बात की हुई थी आगे। अब तो हम लोगों ने चलना शुरू किया, और ये हरीपुर से हम लोगों ने बस पकड़ी। हाईएस पे बैठे, हाईएस पे बैठ के हम लोग पहुंचे रावलपिंडी। अब मेरे एक भाई जो है वो इस्लामाबाद में रहते हैं, बाकी जो फैमिली है तकरीबन हम लोग सारे के सारे नौकरी करने वाले बंदे थे, अभी भी हैं। तो भाई मेरे जो है वो हो सकता है एक मोटरसाइकिल पे मुझे छोड़ने, और उनकी जो हालत थी उस वक्त छोड़ने की, मतलब क्या बताऊं। क्योंकि एक तो ये है कि बिल्कुल बेयकीनी की हालत होती है कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, इसके साथ क्या नहीं होगा। और भाई मेरे के बिल्कुल जो है वो आंसू आंखों में आए हुए थे। तो मैंने इसलिए जल्द से जल्द उनसे मिल के जान छुड़ाने की कोशिश की, यार किसी तरह निकले बस। अब भाई जो है वो बेचारा इमोशनल हो रहा था इसलिए वहाँ से निकले।
दूसरा लड़का जो शायद था उसका भाई आगे ऑलरेडी मौजूद था। तो हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से हम लोग ने फ़्लाइट पकड़ी और कोयटा पहुंचे। कोयटा से तकरीबन हम लोग जब फ़्लाइट हमारी उतरी, फ़्लाइट थी हमारी 2 बजे की, और 4 बजे 4:30 बजे हम लोग उतर गए कोयटा में। अब कोयटा एयरपोर्ट से आगे हमें रास्ता तो पता नहीं था कहाँ पे जाना है, और मज़े की बात ये थी कि भाई वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जॉइंट के और मेरे कज़न के दरमियान। अब वहीं पे हमें समझ जाना चाहिए था कि यार इनका जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है और ये टोटल फ्रॉड पे चल रहा है। वो समझ रहे थे कि भाई हम लोग जो है वो अपना तेहरान में उतर गए हैं किसी एयरपोर्ट पे, और असल में हम लोग जो थे वो कोयटा से आए थे। उस वहाँ पे कोई तेहरान से कॉल आ रही थी बार बार, या फिर इस्तांबुल से आ रही है, अपना पाकिस्तान से ही आ रही है मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कॉल आ रही थी। और बंदा कह रहा था कि भाई हम लोग अब वो फारसी में बोल रहा था, हमें फारसी तो समझ नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद एक बीबी बूढ़ी बोलने लग पड़ी औरत में, और अब हमें समझ ना आए क्या करें। तो फिर वो जो जो बंदा था जिसने हमें लेके जाना था पठान, उसका जान अब मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, सिर्फ मेरा कज़न से रब्ता था। तो कज़न साहब अब जो है वो अपना बेगम घर पे बैठे हुए हैं, और ये हालत सब एजेंटों की होती है, आपका पैसा खा के वो घरों पे बेगम बैठे हुए होते हैं और दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, और आप लोगों का काम होता है पहाड़ों पे और जंगलों में जलील होना, और पैसे के पीछे हम लोग इतने लालच में जो है वो डूबे हुए होते हैं, मेरे समेत। तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, और इस कॉल में और रब्ता करने में एजेंट के साथ, और समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो तकरीबन 7:30 8 बज गए, अंधेरा हो गया। और एयरपोर्ट पे जो है सिर्फ हम लोग बच गए थे। जो कोयटा का एयरपोर्ट है बिल्कुल सुनसान है, एक आध फ्लाइट आती है दिन में, 2 या 3 फ्लाइटें आती हैं, और बाकी जो होता है कोई बिल्कुल खाली होता है। सिक्योरिटी वाले हमें देख रहे थे, हम अब वहाँ पे एक कैंटीन वाली जगह, कैंटीन टाइप जगह बनी थी, वहाँ पे हम लोग दोनों बैठे हुए और कालों पे काले कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही क्या करें, फारसी वाले की हमें समझ नहीं आ रही, और हम उसको नहीं समझा पा रहे कि हम कोयटा में। बाहर सूरत बड़ी मुश्किल से को 3 4 घंटे बाद हमें समझ आई कि भाई हाँ, उनको समझाने में कामयाब हुए कि हम कोयटा में उतरे हैं, तेहरान में नहीं है, या फिर ईरान में किसी एयरपोर्ट पर नहीं है। बाहर सूरत उसने कहा भाई अब जहाँ पे भी जाना है रात गुजारने का अपना इंतज़ाम करो, कल इंशाल्लाह जो भी हुआ देखेंगे। तो हम लोग बाहर निकले। अब सुनसान बिल्कुल इलाका है, डर भी रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कॉन्शियस। पैसे जो हम लोगों ने चेंज करवाए हुए थे, पैसे कितने थे जी, एक तो ये है कि मैं 45,000 पाकिस्तान से लेके चला था, उसका घर से लेके चला था, जिनमें से कुछ मैंने डॉलर बनवा लिए और कुछ जो है वो मैंने ज़्यादा डॉलर ही बनवा लिए थे, बाकी सारे जो थे वो तुर्किश लीरे थे कुछ, और कुछ जो है वो पाकिस्तानी थे। बाकी तकरीबन 150 $100 था मेरे पास, ये $150 था, और बाकी जो है वो पाकिस्तानी थे। उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो था जनाब 100, मेरे ख्याल में 15 या 20 था। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो 115 20 के हिसाब से मैंने 150 $200 करवाए हुए थे, बाकी पाकिस्तानी रखे हुए थे और कुछ तुर्किश लीरे रखे हुए थे। हम लोग बाहर निकले। अब पैसे हम लोग छुपा रहे हैं, कभी जराबों में कभी कहाँ पे, और समझ नहीं आ रही क्या करें। इतने में जनाब एक गाड़ी आई, कार, और उसने आके गाड़ी रोकी, टैक्सी थी। तो उसमें से अल्लाह उनका भला करे एक दाढ़ी वाले बारिश भाई निकले। उसने कहा भाई यहाँ कहीं पे जाना है आप लोगों ने? हम कहा बिल्कुल, हमें आप अगर किसी होटल का रास्ता दिखा दे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ सिटी है, वो बाहर है, सिटी में नहीं है। तो उसने कहा भाई इस तरह के होटल तो यहाँ से काफ़ी दूर है, आपको शहर जाना पड़ेगा, और मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास करीम की जो ऐप है, क्योंकि वो करीम की टैक्सी चला रहा था, तो करीम की ऐप है, तो आप मेरी राइड डालें, मैं आपको ले जाता हूँ। तो फिर समझ आई, जहन में एक बात है कि यार हम लोग पाकिस्तान में क्यों, मतलब हम लोग यहाँ पे यूरोप में आके मुझे एक बात समझिए कि ये लोग किस तरह फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं। तो करीम बहुत अच्छी पाकिस्तान में एक सर्विस है। तो हम लोगों ने उसी वक्त जो है वो इंटरनेट से जाके डाउनलोड करके राइड डाली। इस तरह हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल हमारे पास आ गई, और उसने हमें जाके उतार दिया कोयटा में एक जगह पे। जो ड्राइवर था करीम वाला जो आया हुआ था लड़का लेने का, बड़ा अच्छा लड़का था। तो बातों बातों में उसको पता चल गया कि भाई ये लड़का डंकी लगाने जा रहे हैं। तो उसने पूछा भाई यहाँ, भाई बात इस तरह है कि यहाँ पे किसी को मत बताना कि भाई डंकी लगाने जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि भाई अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हें साथ घर पे ले जाता हूँ। हम लोग डर के शायद पता नहीं है क्या कहेगा।
उसने कहा यार मसला कोई नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे ये होटल है, यहाँ पे तकरीबन सभी ऐसे लोग आके रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर किसी को पता चल गया कि भाई आप लोग डंकी लगाने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई और उठाने आने वाला हो, लेकिन बिला फिसला के कोई और लेके चला जाए। इस तरह होता है, लोग फिर अगवा कर लेते हैं वहाँ पे लोगों को, और अगवा करके जाके वहाँ पे तमान मांगते हैं, क्योंकि अब अपना इलाका तो है नहीं। ज़्यादातर लड़के पंजाब से आए हुए होते हैं, होता है बलूचिस्तान, वहाँ से वो ले जाते हैं वीरान इलाकों में, और वहाँ से फिर लोगों से तवान मांगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये बंदा बाहर जाने के लिए आए तो इसके पास पैसे तो ज़रूर होंगे। तो ये भी डर था। बार सूरत हम लोगों ने जाके उसको बोला भाई किसी अच्छे से होटल में जाके हमें ठहरा दो। तो होटल में हम लोग ठहरे, वहाँ पे मेरे ख्याल में 200 एक नाइट का, उन्होंने कहा था कि 300। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से रात गुजारी जाग जाग के कि भाई अभी छापा पड़ता है, अभी छापा पड़ता है। खैर सुबह हम लोगों ने जनाब वहाँ फिर टैक्सी बुलाई, वही करीम वाली टैक्सी बुलाई, और उसको कहा भाई हम लोगों ने जाना है जनाब अपना सरियाब रोड पे था टर्मिनल, बस टर्मिनल पे। उस बंदे ने रब्ता करके कहा था बस टर्मिनल पे आ जाना। वहाँ पे जाके एक और लड़के के साथ उसने रब्ता करवाया, उसने कहा भाई एक और लड़का भी है जो आप लोगों के साथ है। जो अब मज़े की बात यह है कि कज़न तो था थर्ड पार्टी, उसके बाद था एक पठान। उस पठान ने हमें वाले किया एक और बलोची के, और उस बलोची से अब हम लोग जो है वो डील कर रहे थे। अब हमें नहीं पता कि भाई उस बलोची ने फिर आगे किसी और बंदे से हमारी जो है वो डील की हुई थी। तो ये पूरी की पूरी चेन होती है, एक बंदा इसमें शामिल नहीं होता। तो अब बलोची उसने जनाब हमें कॉल करे, अब एक अलहदा करे एक दूसरा अलहदा करे, कहे भाई एक यहाँ पे लड़का है, उसने भी आप लोगों के साथ जाना है। तो पहले उसका नंबर दिया उसने, हमने जाके कैफेटेरिया पे उससे मिले, वो वहीद नाम का लड़का था। उसने फिर उसके बाद मेरे साथ यूनान तक की डंकियाँ लगाई हैं। बाकी हम लोग बाद में बिछड़ गए थे यूनान में आके, लेकिन यूनान तक हम लोग बिल्कुल इकट्ठे हैं, एक ही ग्रुप में तकरीबन सारे के सारे हम लोगों ने सफ़र जो है इकट्ठे किए है। तो बड़ा अच्छा लड़का है, लाहौर का लड़का था, मेरा दोस्त है। तो वहीं से हम मिले, अब हम तीन हो गए, और हमें कॉल करे दो बंदे। एक कहे कि भाई बाहर गाड़ी खड़ी है, एक डाला खड़ा है, आप लोगों ने उसके साथ बैठ के जाना है, आप लोगों को डाले में लेके जाएंगे बॉर्डर तक। और एक बंदा बोले नहीं, बाहर एक रक्षा आके खड़ा है, आप रक्षे में बैठो, रक्षे वाला आपको लेके जाएगा बस अड्डे पे और बस के पास, और बस पे आप लोगों का टिकट करवा के लेके जाना है आगे बॉर्डर तक। अब हमें पता नहीं कि भाई किस साइड पे ये लेके जाएंगे, और बाद में फिर पता चला कि भाई कहाँ पे लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं। इंशाल्लाह पूरे का पूरा मैप के साथ आपको वीडियो बनाऊंगा कि भाई कैसे कहाँ पे मंडी लगती है, कहाँ पे बंदे जाके बैठते हैं, कहाँ पे जाके उनको नए बंदे के हवाले किया जाता है, कहाँ पे जाके उनको रोका जाता है, कहाँ पे खाना खिलाया जाता है। तकरीबन सब का सब मेरे पास उसका जो रूट मैप है वो मौजूद है। और ये भी बताऊंगा कि भाई ये किसकी सरपरस्ती में होता है। हम लोगों को जनाब रक्शे वाले के साथ फिर आखिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू करके हम लोग रक्शे वाले के साथ बैठ गए, और अल्लाह का नाम लेके रिक्शे वाला हमें लेके गया एक बस अड्डे पे। अब हम लोग थे पेंट शर्ट में। जैसे ही वो बस के अड्डे पे पहुंचे, वहां पर ठाम बोलते हो तुम कौन आ गया भाई, ये कपड़े उधर, इधर कपड़े पहनो, इधर क्या पैंट शर्ट पहना है तुम लोगों को, हम बस में नहीं बिठाएगा। तो वैसे हमने एजेंट से रब्ते, उसने कहा भाई यहाँ इस बस वाले से बात करवाओ हमारी, ये तुम्हें लेके आएगा। और वहाँ पे हम लोगों ने 7,000 पे कर दिए मज़ीद। तो इस तरह खर्चा हमारा हो गया 13,000 एक, और तकरीबन 25 से 30,000 तक का हमारा खर्चा कोयटा तक का हो चुका था। और जो 1 लाख कज़न को दे चुके थे वो एक अलग कहानी है। मुश्किल जाके हमारे साथ क्या हुआ, और वहाँ पे जाके फिर हम लोगों ने क्या क्या मुश्किलात देखी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो डंकी पे आना चाहते हैं और डंकी के ख्वाब देखते हैं। आधा पाकिस्तान मुझे पता है डंकी के ख्वाब देख रहा है, जो कि गलत, सरासर गलत बात है। तो उनको रोकें इस रास्ते पे आने से। मुश्किलात हैं, पैसे का ज़या है, और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का तरीका है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डाला करूँ आपको सबसे पहले बआसानी मिला करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।